हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी सीरीज चली रही है और आप लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ। ठीक है, और आप लोगों को ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अपनी तैयारी आप कर ही रहे होंगे, बेहतर तैयारी आपकी चल रही होगी और आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी भी चल रही हो। ठीक है, मैं रोहित स्वागत करता हूँ फिर से एक बार नई वीडियो के साथ आपको। ठीक है, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। और देखिए मैंने लास्ट टॉपिक यही छोड़ा था गुप्तकाल को लेकर के, और ये करा दिया था वैसे मैंने फिलहाल, लेकिन कुछ मुझे लगा फिर भी उम्मीद, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और ज़्यादातर चीज़ें हमारी देखो पीडीएफ से ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं, जो बताने वाली चीज़ें होती है उनको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता भी हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ से ही ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप हमें कमेंट करिए, नहीं वरना तो हमारा थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे इसमें। मैं पूरा आपको लिख लिख के भी आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने थोड़ा माध्यम लिया है पीडीएफ का, जाकि आसान चीज़ें और ज़्यादा आसानी से हो जाएं। ठीक है, मेन टॉपिक लिए गए हैं इसमें, ज़्यादातर मेन टॉपिक ही लिए गए हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर लिया गया है। ठीक है, और उनसे संबंधित कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं तो उनको भी यहाँ पर लिया गया है। चलिए शुरू करें। देखिए, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। साम्राज्य की विस्तार की बात करें तो इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, इन्होंने देखिए गुप्त के विषय में जानकारी हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और इनसे हमें जानकारी मिलती है इसके विजय अभियानों की भी, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की भी हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या क्या चीजें जानकारी मिलती है हमें इससे, देखिए इसी में एक स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, और इसी से हमें आठविक राज्यों की जानकारी मिलती है। आठविक विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों के विजय पर भी, आठविक जो राज्य थे उन पर भी विजय अभियान किया। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो प्रयाग स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति से। कहाँ से मिलती है? आठविक राज्यों के विजयों के बारे में जानकारी, जो आठविक राज्य थे, आठविक राज्यों की विजय अभियानों की जानकारी कहां से मिलती है? प्रयाग स्तंभ लेख की, प्रयाग स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति से, 21वीं पंक्ति से। ठीक है जी, 21वीं पंक्ति से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि इसने प्रयाग स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है कि इसने आठविक राज्य पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, अभी इसको हम देखेंगे बाद में, जो जो चीजें मैं उसको समझा देता हूँ। जो समुद्रगुप्त से संबंधित जो चीजें आती हैं मैं उनको आसानी से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं सामान्यतः इसमें। ठीक है, देखिए आठविक राज्यों की इसने विजय प्राप्त करी। ये आठविक राज्य कहां से कहां तक थे, इनका क्षेत्र की बात करें, जो आठविक राज्य थे, ठीक है, आठविक राज्य, अब उनकी अगर हम क्षेत्र की बात करें, आठविक राज्य कौन कौन से थे, वर्तमान की बात करें तो देखिए वर्तमान क्षेत्र की बात करें, वर्तमान जो क्षेत्र था इनका वो कहां से था, तो वर्तमान क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये जो था ये यूपी के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के, कहां से जी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के ये जो क्षेत्र था आठविक राज्य, ये कहां तक थे, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, एमपी के जबलपुर तक इनका विस्तार था, जहां पर समुद्रगुप्त ने विजय अभियान किए। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इनका विस्तार था। और हमें जानकारी मिलती है कहाँ, जो हरिशेन के द्वारा लिखा गया जो प्रयाग स्तंभ लेख था उसकी 21वीं पंक्ति से ये हमें जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। उसके बाद देखिए कुछ सीमावर्ती क्षेत्र थे, और उन सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती क्षेत्र कौन से थे जी, सीमावर्ती क्षेत्र, शायद आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, ये हम समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के विजय अभियान क्या कर रहे हैं जी,
समुद्रगुप्त के विजय अभियान, ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान, ठीक है, विजय अभियान। देखिए पहले तो इसने, अब इन सब के बारे में, विजय अभियानों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पहली बात तो अब याद रखना कि जो प्रयाग स्तंभ लेख लिखा हुआ था, जो हरिसेन ने जो प्रयाग स्तंभ लेख लिखा था, उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख की पंक्तियां हैं और उन पंक्तियों पर लेख लिखे हुए हैं, और जो लेख लिखे हुए पंक्तियों में उन्हीं से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले जो इसने विजय प्राप्त की थी वो आर्यव्रत की विजय प्राप्त करी थी, यानी उत्तर भारत के राज्य जो थे उनकी विजय प्राप्त करी थी। उन विजयों को इसने दो तरीके से जीता। पहली बार में जब इसने विजय अभियान किया था, समुद्रगुप्त ने विजय अभियान किया था पहली बार में, तो इन्होंने सबसे पहले 3 राज्यों को जीता। उत्तर भारत के 3 राज्यों को इसने जीता। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलती है कि हमें इन्होंने 3 राज्यों को जीता था, इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से। उसके बाद दूसरी बार में जो इन्होंने जीता था, दूसरी बार में जो इन्होंने द्वारा अभियान किया था, जो 9 शासकों को इन्होंने पराजित किया, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है 21वीं पंक्ति से। उसके बाद ये दक्षिण भारत गए और दक्षिण भारत में इन्होंने विजय अभियान किया, और उसी विजय अभियान के तहत इन्होंने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। और उन 12 शासकों को जो पराजित किया था, तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इन राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें 19वीं और 20वीं पंक्ति से। कहाँ से? प्रयाग स्तंभ लेख की 20वीं पंक्ति से। इसके बाद इन्होंने, देखिए, दक्षिण भारत के जो राज्य जीते थे उनके लिए इन्होंने एक नीति चलाई थी जिसे हम ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं। ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई गई एक नीति थी, और इस नीति के तहत इन्होंने क्या काम किया था कि इन्होंने जो जीते थे राज्य, जिस प्रकार से बात हुई थी उस समय जब सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध होता है, तो उसमें पोरस की हार होती है और सिकंदर की जीत होती है। तो उसी समय क्या होता है कि सिकंदर इसके जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर देता है कि आप जितने की, मैं आपकी प्रभा, ठीक है, आपकी जो आपकी शौर्यता को देख करके, आपका, ठीक है, आपकी बहादुरी को देख करके मैं आपसे प्रभावित हो गया हूं, और मैं आपको जीते हुए क्षेत्रों को वापस देता हूं। ये चीज़ें हुई थी उस समय, ठीक है, ऐसा हमें जानकारी मिलती है ऐतिहासिक स्रोतों से। अब इसमें क्या था, इन्होंने विजय अभियानों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इन्होंने भी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, और उस नीति के तहत इन्होंने भी दक्षिण भारत के जीते हुए क्षेत्रों को, उन्हीं शासकों को क्या कर दिया था? वापस लौटा दिया था। अब इन्होंने क्यों लौटाया? क्योंकि देखिए ये मित्रता के संबंध बनाना चाहते थे, मित्रता बनाना चाहते थे, और दक्षिण तक इन्होंने विस्तार भी किया था। जानकारी भी हमें मिलती है कहाँ से? 19वीं और 20वीं पंक्ति से। उसके बाद इन्होंने दक्षिणापथ की विजय अभियान करी, दक्षिण व्यक्ति की विजय अभियान, और यही जानकारी हमें मिलती कहाँ से? यहाँ से 8 राज्यों की विजय प्राप्त करी थी, जिससे हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 22वीं पंक्ति से। हमें 21वीं पंक्ति से इसकी जानकारी मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक इसका विस्तार था। इसके बाद इन्होंने सीमावर्ती राज्यों की विजय प्राप्त करी। किसकी राज्य की? जो सीमावर्ती राज्य थे, ठीक है जी, सीमावर्ती राज्य, उन सीमावर्ती राज्यों पर इन्होंने विजय अभियान किया, और इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? 22वीं पंक्ति से। कहाँ से मिलती है? 22वीं पंक्ति से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये कौन सी? प्रयाग स्तंभ लेख की, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख की 22वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्य पर विजय प्राप्त करी थी। अब ये सीमावर्ती राज्य कौन से थे? यानी ये वो क्षेत्र थे, वो क्षेत्र अधिकार था, ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा ये अभियान का जो समय था उस समय का, ये वो क्षेत्र था जो इनके सीमा के आसपास के क्षेत्र थे, यानी राज्य की सीमा के जो आसपास के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर इन्होंने विजय अभियान किया। और इनमें जो थी कौन कौन से आते थे, तो इनकी अगर हम बात करें तो देखिए इनमें आता था पहले समतट। कौन सा था? इनमें पहला आता था समतट, ठीक है, अभी सबको बताऊंगा मैं, इसके अंतर्गत ही पहला है समतट। सीमावर्ती राज्य कौन से थे? तो पहला आता है समतट। कौन सा आता है जी? समतट, समतट, ठीक है। समतट की बात करें तो ये देखिए, ये जो पड़ता है आपका क्षेत्र, ठीक है, ये वर्तमान आपके बांग्लादेश, यानी ये जो समतट वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था, और वर्तमान आज बांग्लादेश के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये समतट जो था ये पूर्वी बंगाल, कौन सा था जी? पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था। ये कौन सा था? पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, वर्तमान आज हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वर्तमान में, बांग्लादेश, ठीक है। ये 1971 में आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, तो इसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांग्लादेश। तो आज बांग्लादेश के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें क्षेत्र आता है, दूसरा जो इन्होंने विजय प्राप्त करी थी दूसरे क्षेत्र की, तो इनमें आता है डवाक, ठीक है। एक आता है डवाक, ठीक है, कौन सा आता है, डवाक, तो डवाक आता है, ठीक है, डवाक, ठीक है, डवाक। ये आज जो पड़ता है, देखिए आज वर्तमान में ये असम में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है जी, आज असम के नवागांव, नवागांव, असम में एक नवागांव जिला पड़ता है, ठीक है। तो असम के नवागांव जिले में आज वर्तमान इसका स्वरूप आप देख सकते हैं। तो इस राज्य, इसको जो जीता गया था किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा से जीता गया था, ठीक है। तो यह असम के, कौन से जी, आज असम, ठीक है, असम के नवागांव, ठीक है जी, नवागांव जिला, ठीक है। वर्तमान में आप इसे देख सकते हैं, असम के नवागांव जिले में इसका, ठीक है, आज भी इसके संकेत पाए जाते हैं नवागांव जिले में। आज वर्तमान इस क्षेत्र को हम पहचानते हैं। तो ये डवाक जो था वर्तमान में आज असम के नवागांव जिले में पड़ता है। उस समय प्राचीन काल में डवाक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए आपने एक और नाम सुना होगा, कामरूप, ठीक है, बहुत नाम आता है कामरूप, ठीक है, कामरूप। और ये वर्तमान आज असम वाले क्षेत्र में ही है, ठीक है, वर्तमान आज असम, ठीक है, कहाँ है जी, वह ये वर्तमान असम, ठीक है, वर्तमान असम, ठीक है, असम। और इस पर भी किसने विजय प्राप्त करी थी, इन पर जो विजय प्राप्त करी थी ये समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर विजय अभियान किए गए थे और विजय प्राप्त की गई थी किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। देखिए इसके बाद एक आता है करतरपुर, क्या आता है, करतरपुर, ठीक है, करतरपुर आता है और ये वर्तमान आज जालंधर यानी पंजाब, ठीक है, करतारपुर, करतरपुर, कुछ समय करतरपुर और वर्तमान आज ये पंजाब वाले क्षेत्र से पड़ता है, ठीक है। वर्तमान कहाँ, जालंधर में स्थित, ठीक है, करतारपुर के नाम से आप जानते हैं, करतारपुर, ठीक है। तो वर्तमान जालंधर, ठीक है, कहाँ है जी, ये जालंधर, ठीक है, जालंधर, ठीक है, वर्तमान जालंधर। और वर्तमान में जालंधर में ये जो नाम है ये आपका, देखिए आपने सुना होगा, ठीक है, करतारपुर, ठीक है, करतारपुर या करतारपुर, ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं इसे। तो जालंधर में, इसके अलावा इन्होंने जो विजय प्राप्त करी थी वो नेपाल वाले क्षेत्र में विजय प्राप्त करी थी। कहाँ पर करी थी, नेपाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो नेपाल, ठीक है, नेपाल वाले क्षेत्र में विजय प्राप्त करी थी किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। वर्तमान आज इसका स्वरूप आप नेपाल से ही देख सकते हो, ठीक है। तो वर्तमान कहाँ, नेपाल, ठीक है, नेपाल। लेकिन ये पहले से ही, देखिए पहले से ही भारत के हिस्से थे नेपाल। आज जो वर्तमान आज नेपाल आप देख रहे हैं ये पहले से भी भारत का हिस्सा ही था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, जब अंग्रेज भारत आए तो इन्होंने बहुत सारी नीतियां चलाई थी, राज्य हड़प नीति, ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत चलाया था, राज्य हड़प नीति चलाई थी, रिंग और घेरे की नीति चलाई थी। तो बहुत सारी नीतियां चलाई गई थी इनके द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ये हमसे अलग हो गया था और आज भी आप देख सकते हैं वर्तमान एक राष्ट्र के रूप में स्थित है नेपाल और नेपाल। तो इन पांचों, ठीक है, पांचों सीमावर्ती क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त करी थी। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, 22वीं पंक्ति, यानी कौन सी पंक्ति से, 22वीं पंक्ति से मिलती है। और ये 22वीं पंक्ति किसकी वजह से, प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन। हरिसेन कौन था, हरिसेन इसका एक कवि था, ठीक है, राज्य कवि, ठीक है, कौन थे, राज्य कवि थे, ठीक है, राज्य कवि, ठीक है, राज्य कवि, राजकवि भी कहते हैं ना, तो राजकवि आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये राजकवि थे, ठीक है। और इन्होंने, देखिए इन्होंने जो ये लिखा था ये इनकी प्रशंसा के लिए लिखा था। ये प्रशंसा करते थे उस समय किसकी, इनकी राजाओं की, और ये उन्हीं की छत्र छाया में रहते थे। तो इनके एक राजकवि थे, नाम था इनका हरिसेन। चलिए आगे जो देखिए अगला आता है, ठीक है, इन्होंने विदेशियों से कुछ संबंध बनाए। अब विदेशियों से संबंध बनाए थे तो इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के विदेशी संबंधों के बारे में, ठीक है, कहाँ से। तो विदेशी संबंध की अगर बात करें, विदेशी संबंध, ये हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, विदेशी संबंध, ठीक है। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है विदेशी संबंधों के बारे में, तो ये इसकी 23वीं और 24वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, 23वीं और 24वीं पंक्ति, ठीक है। जानकारी कहाँ से मिलती है, 23वीं और 24वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है। और इससे हमें पता चलता है कि गुप्त यानी समुद्रगुप्त के
अनेक विदेशियों से संबंध थे, जैसे कि कुषाण हो गए, शक हो गए, ठीक है, श्रीलंका के शासक हो गए। तो इनसे इन्होंने के बहुत सारे संबंध थे। तो इनमें देखिए 23वीं और 24वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है, यानी प्रयाग स्तंभ लेख की 23वीं 24वीं पंक्ति जानकारी देती है कि समुद्रगुप्त के विदेशियों के साथ संबंध थे। तो इनमें जो कौन कौन से संबंध थे, कहाँ कहाँ से संबंध थे, किससे संबंध थे, तो देखिए पहला आता है इसमें कुषाण, ठीक है, कुषाण। चलिए पहला नहीं, मतलब क्रम संख्या की बात करें तो नंबर 1 कुषाण। तो कुषाणों से भी इनके संबंध थे। और ये वर्तमान में देखिए उस समय जब समुद्रगुप्त का यहाँ पे शासन था भारत में, तो उस समय पूर्व पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में निवास था इनका। कहाँ पर था जी? पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में इनका निवास था, ठीक है। ये पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे ये, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे। और इनका संबंध था किसके साथ? समुद्रगुप्त के साथ इनका संबंध था। इसके बारे में हमें जानकारी 23वीं और 24वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त का समकालीन की बात करें तो केदार कुषाण कौन था? उस समय जो शासक था इनका कुषाणों का, शासक की बात करें तो उस समय केदार, ठीक है, शासक की बात करें तो उस समय केदार नाम का एक व्यक्ति था। तो केदार जो कुषाण था ये इस समय इनका शासक था। तो केदार जो था उस समय किसका समकालीन था? समुद्रगुप्त का समकालीन था। जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 23वीं और 24वीं पंक्ति से जानकारी मिलती है। इसके बाद शक, ठीक है, शकों से भी इनके संबंध थे, शकों के साथ इनके संबंध थे। तो शकों के साथ इनके संबंध थे, ठीक है। और शक की बात करें तो शक के लिए देखिए शकों की, तो ये मालवा, मारवाड़ और गुजरात, ठीक है, मालवा, मारवाड़ और गुजरात के निवासी थे। शक मालवा, मारवाड़ और गुजरात के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मालवा, ठीक है, मालवा, मारवाड़ और गुजरात, गुजरात के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे जी? निवासी थे। और उस समय जो शकों का जो शासक था, इनके शासनकाल की शकों का जो शासक था, शासक की बात करें तो नाम था इसका रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है जी। रुद्र सिंह तृतीय उस समय कुषाणों का शासक था। तो रुद्र सिंह तृतीय उस समय समुद्रगुप्त का जो समकालीन था, इसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ये कुषाणों का कौन था? समकालीन था, सॉरी, ये समुद्रगुप्त का समकालीन था, नाम था इसका रुद्र सिंह तृतीय। इसके बाद मुरुण, मुरुण की पहचान जो है संदिग्ध है। मुरुण की पहचान की बात करें तो मुरुण की पहचान संदिग्ध है, ठीक है। क्या है जी? मुरुण की पहचान जो है वो संदिग्ध है, ठीक है, मुरुण, मुरुंड, ठीक है, इसकी पहचान संदिग्ध है, ठीक है। और ऐसा भी मानते हैं कि ये जो वर्तमान आप तिब्बत वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये इससे संबंधित बताया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध इसकी पहचान, पहचान क्या है? संदिग्ध पहचान है, यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है। 23वीं पंक्ति से उल्लेख मिलता है, मुरुण नाम का उल्लेख मिलता है, एक स्थान का उल्लेख मिलता है, और यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने इस पर विजय प्राप्त करी थी, लेकिन वर्तमान में इसकी पहचान करना संभव नहीं है। उसके बाद देखिए श्रीलंका, कौन सा था? सिंघल। इसे सिंघल के नाम से जाने जाते थे, श्रीलंका को सिंघल के नाम से जानते थे, ठीक है, सिंघल, ठीक है, सिंघल, ठीक है। वर्तमान श्रीलंका, ठीक है, वर्तमान श्रीलंका, ठीक है। आदम का ब्रिज तो आप जानते होंगे, मात्र 32 किलोमीटर की दूरी है भारत से श्रीलंका के बीच में, और एक पाक जलनमरु मध्य, ठीक है, पाक की जो खाड़ी है, पाक जलनमरु मध्य श्रीलंका और भारत को अलग करता है, ठीक है। यहाँ का शासक था उस समय समुद्रगुप्त के समकालीन शासक था यहाँ का, ठीक है, नाम था इसका मेघवर्मन, ठीक है। तो मेघवर्मन यहाँ का शासक था। श्रीलंका का शासक कौन था उस समय? समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें तो यहाँ का जो शासक था, ठीक है, शासक था इसका मेघवर्मन, ठीक है। कौन था? मेघवर्मन। मेघवर्मन यहाँ का शासक था, और इसने मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से एक ठीक है, एक अधिकार प्राप्त किया, सॉरी, एक आज्ञा ली थी। कहा किस चीज के लिए? तो मेघवर्मन ने गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से एक आज्ञा ली, समुद्रगुप्त ने उस आज्ञा को दिया और इसने बनवाया भी, ठीक है। तो मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर, ठीक है जी, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने
की आज्ञा ली। किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? विदेशों के साथ जो संबंध थे, समुद्रगुप्त के विदेशियों के साथ जो संबंध थे, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के पास एक दूत भी भेजा था, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के दरबार में एक दूत भेजा, और इसने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए क्या मांगी थी? आज्ञा मांगी थी, परमिशन मांगी थी। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं यदि इसके समुद्रगुप्त के प्रमुख सिक्के कौन कौन से इसने सिक्के चलाए, क्या क्या से इसने सिक्के चलाए थे, उसके बाद आगे चीजें हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के प्रमुख सिक्के कौन कौन से सिक्के हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलवाए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समुद्रगुप्त ने सिक्के चलवाए। ठीक है, इनके सिक्के जो मिलते हैं वो 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, अगर इसमें बात करी जाए कि कौन कौन से इसके सिक्कों का प्रचलन था, तो 6 प्रकार के इसके सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, 6 कौन कौन से थे? तो पहला था गरुण प्रकार। कौन सा था? गरुण प्रकार। ठीक है, गरुण प्रकार। गरुण प्रकार। नंबर 2 की बात करें तो इसमें आता धनुर्धारी प्रकार। कौन सा था? धनुर्धारी। कौन सा था जी? धनुर्धारी। ठीक है, धनुर्धारी। धनुर्धारी। ठीक है, और देखिए एक आता है इसमें अश्वमेध प्रकार। कौन सा था? परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार, और तीसरा जो चौथा आता है वीणावादन प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार के इसने सिक्के चलवाए। एक है परशु प्रकार। ठीक है, परशु प्रकार, परशु प्रकार, वीणावादन प्रकार, वीणा वादन। ठीक है, और देखिए परशु प्रकार, वीणावादन प्रकार, और इसके बाद देखिए अश्वमेध प्रकार। ठीक है, अश्वमेध, अश्वमेध। और अगला जो आता है नंबर 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ये चलवाए थे व्याघ्रहनन, व्याघ्रहनन, व्याघ्रहनन। ठीक है, व्याघ्रहनन। अब इनके बारे में जो जानकारी की बात करें तो देखिए इसमें जो क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये क्यों चलवाए थे। गरुण प्रकार की बात करें तो देखिए जब इसने शकों पर विजय प्राप्त करी थी तो इसके उपलक्ष्य में इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, सॉरी, नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इसने गरुण प्रकार के सिक्के चलाए। जब नागवंशी शासकों पर इसने विजय प्राप्त करी थी तो इसके उपलक्ष्य में इसने गरुण प्रकार के सिक्के चलाए। इस पर गरुण की आकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गरुण की आकृति पाई जाती है। और इसके पिछले भाग पर एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसमें पराक्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो पराक्रम शब्द का उल्लेख, पराक्रम पराक्रम शब्द का उल्लेख ठीक है, और नागवंशी, नागवंशी राजाओं पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य में ये सिक्के चलाए थे इसने। कौन से सिक्के? नाम है इनका गरुण प्रकार। उसके बाद धनुर्धारी प्रकार। इसके मुख्य भाग पर धनुष बाण की आकृति पाई जाती है। और ये जो सिक्के चलाए थे इसके पृष्ठ भाग पर एक अतिप्रथ, ठीक है, ठीक है, अपृथरथ, ठीक है, अपृथरथ नामक इसकी उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अपृथरथ नामक एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। और इस पर एक धनुष बाण की आकृति छपी हुई है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त को धनुष बाण लिए दिखाया गया है। ठीक है, धनुष बाण लिए दिखाया गया है। इसमें धनुष बाण के साथ बाएं हाथ में धनुष बाण लेकर के, ठीक है, धनुष बाण लेकर के इसको दिखाया गया है इसमें समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखिए परशु प्रकार। इसमें परशु राम का अवतार लिए हुए इसको दिखाया गया है। और इसके बाएं हाथ में फरसा
यानी परसों को फरसा दिखाया गया है, ठीक है। और ये उपलक्ष्य यानी जो चलवाए गए थे सिक्के, ठीक है, ये इसमें फरसों यानी फरसा लेकर के नरसंहार की इसमें दिखाया गया है। इसको पराक्रम के आधार पर इसको दिखाया गया है, यानी इसके पराक्रम को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। परसों प्रकार के सिक्कों की बात करें तो इसमें पराक्रम को दिखाया गया है, जो पराक्रम था, ठीक है। इनका नाम था इनका समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के इसमें पराक्रम की बात करी गई है। मुख्य भाग पर हाथ में फरसा दिखाया गया है, जबकि इसकी उपाधि का भी उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। नाम की बात करें तो कृतांत परशु, इसमें एक उपाधि दी गई है, उपाधि। और उपाधि की बात करें तो कौन सी उपाधि है, नाम है इसका कृतांत, ठीक है, कृतांत परशु। तो कृतांत परशु नाम का इसमें उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त को कृतांत परशु कहा गया है। इसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है जी, वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए इसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के, ठीक है, अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और इसमें राजमहिषी दत्ता देवी के चित्र का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसमें अश्वमेध, जब समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे तो उसके उपलक्ष्य में ये सिक्के चलाए थे। अगला जो आता है व्याघ्र हनन प्रकार, तो इसमें देखिए, इसमें जब समुद्रगुप्त ने, ठीक है, जब समुद्रगुप्त ने गंगा नदी मैदान यानी गंगा नदी क्षेत्र को जीता था, तो उस समय यानी उत्तर भारत के क्षेत्र को जीता था, गंगा नदी तक के क्षेत्र को जीता था, तो इसके उपलक्ष्य में इसने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए थे। और इसके एक भाग पर गंगा नदी के विजित प्रदेशों का उल्लेख है, और इसके दूसरे भाग पर यानी मुख्य भाग, दूसरे पृष्ठ की भाग की बात करें तो इस पर एक यानी व्याघ्र का हनन करते हुए इसका चित्र का अंकन किया गया है। तो ये 6 प्रकार के सिक्के थे, ठीक है। किसने चलाए थे, ये चलाए थे समुद्रगुप्त ने, 6 प्रकार के सिक्के चलाए, गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, वीणावादन प्रकार, अश्वमेध प्रकार और व्याघ्र हनन प्रकार, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित थे। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी PDF के ऊपर, कौन कौन सी थी, ठीक है, जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। देखिए, समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो पर्सन थे, नाम था इनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 380 से लेकर के 415 शासनकाल चलता है इनका, 300 कितने तक। इससे पहले समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इनसे पहले इनके एक भाई का उल्लेख मिलता है, नाम था उसका रामगुप्त। तो पहले रामगुप्त को भी देख लेते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त पे आएंगे, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पे आएंगे, ठीक है। तो रामगुप्त की बात करें, इसके रामगुप्त, तो रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बना और इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो देखिए इसके बारे में जानकारी हमें एक विशाखा दत्त का एक ग्रंथ था, नाम था उसका देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम था उसका, तो देवी चंद्रगुप्तम। जानकारी इसके बारे में जो मिलती है हमें देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। यहाँ से पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है, किसने लिखी थी, ठीक है, राज से, ठीक है, ये लिखी गई थी किसके द्वारा, ये जो पुस्तक लिखी गई थी, अगर इसके बारे में बात करें, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले रामगुप्त शासक बना। और एक पुस्तक और है काव्य मीमांसा, कौन सी है जी, काव्य मीमांसा, मीमांसा, काव्य मीमांसा एक पुस्तक का उल्लेख और मिलता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। किसके द्वारा, राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और इन दोनों पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले रामगुप्त शासक हुआ। इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया, ठीक है जी, इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया, ठीक है। इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया और हुआ क्या था कि शकों से संधि करने के लिए इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है, याद रखना। तो जो ये रामगुप्त था, इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। क्या नाम था, ध्रुव देवी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। और इसके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया, तो उनसे बचने के लिए, संधि करने के लिए इसने, ठीक है, शकों से संधि करनी चाहिए और अपनी पत्नी को देना चाहा संधि के तौर पे। जैसे ही पता चली इस बात का, जैसे ही पता इसके भाई को लगा, यानी चंद्रगुप्त को लगा, तो उसने उसको भी मार दिया। जो शक शासक था,
ठीक है। जो शक नरेश था उसको भी पराजित कर दिया, उसको पराजित कर मार डाला। उसके बाद फिर ढूंढा अपने भाई को कि कहाँ है मेरा भाई, कायर भाई कहाँ है, जिसने अपनी पत्नी को देना चाहा था संधि के तौर पे, ठीक है। छोटे थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, छोटे थे, रामगुप्त बड़ा था, तो इसलिए अपने बड़े भाई को मार करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया, ध्रुव देवी से विवाह करके और एक साम्राज्य की स्थापना करी, जिसे कहते हैं हम अपने साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण बनाया, विस्तार किया उसका, ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महत्वपूर्ण शासक हुए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक जो समुद्रगुप्त के बाद आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छी लगी हुई आज, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।